हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर विद शो। फ्रेंड्स, आज हम एबीएम के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 25 का पार्ट 1 करेंगे। फ्रेंड्स, ये चैप्टर है एचआरएम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और आईटी, यानी आईटी जो है एचआरएम में क्या हेल्प करता है, उसी के बारे में ये पूरा चैप्टर है फ्रेंड्स। ओके, और इसको हम जो है थोड़ा रैंडम मैनर में पढ़ेंगे। मतलब पहले हम नॉलेज मैनेजमेंट पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कुछ इस तरीके से सफल करके पढ़ेंगे। ओके, तो व्हाट इज नॉलेज मैनेजमेंट ये देखेंगे, ट्रेनिंग में टेक्नोलॉजी को कैसे यूज किया जाता है, और साथ ही साथ में ई लर्निंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो ये सारी बातें हम इस लेक्चर में कवर करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो नॉलेज मैनेजमेंट की सबसे पहले बात करेंगे कि नॉलेज मैनेजमेंट क्या होता है। द इंफॉर्मेशन एंड द नॉलेज आर कंसिडर्ड मोस्ट एक्टिव रिसोर्सेज फॉर कम्पिटेटिव सक्सेस एंड स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग। तो अगर आपको जो है मतलब सफलता पानी है, आपको कोई डिसीजन लेना है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना है, तो उस केस में जानकारी, इन्फॉर्मेशन और ज्ञान जो होता है ना, नॉलेज, ये जो है सबसे एक्टिव रिसोर्स माने जाते हैं। मतलब अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो एक अच्छा स्ट्रेटेजिक डिसीजन आप नहीं ले सकते हैं और कम्पिटिटिव सक्सेस आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, सफलता नहीं पा सकते हैं। इन दिस नॉलेज एरा, नॉलेज क्रिएशन एंड डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट हैज सर्टनली मूव्ड टू सेंटर स्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रायोरिटीज़। तो अभी जो एरा चल रही है हम उसे नॉलेज एरा कह सकते हैं। नॉलेज के एरा में जो है नॉलेज का क्रिएशन और उसका डिप्लॉयमेंट जो है एक मतलब जो है जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी सेंटर प्रायोरिटी बन गया है। मतलब कहने का पहले नॉलेज पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अभी जो है जो सिनारियो है उसमें नॉलेज पर प्रायोरिटी दी जाने लगी है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। मतलब पहले क्या था, उतनी ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी, उतना ज़्यादा नॉलेज के पोर्टल वगैरह नहीं होते थे। अभी आप बैंकों में देखिए, आपको सर्कुलर प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको एडिशनल नॉलेज के लिए मैगजीन्स वगैरह पब्लिश होती हैं या पोर्टल्स बनाए गए हैं जिनके थ्रू आप में नॉलेज इनकलकेट, नॉलेज को आपके इन्हेंस करने की कोशिश की जाती है। दस ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपर्ट्स आर टॉकिंग अबाउट नॉलेज मैनेजमेंट एट वाइटल टास्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं कि जो नॉलेज मैनेजमेंट है वो एक इम्पॉर्टेंट वाइटल टास्क है, महत्वपूर्ण कार्य है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट काम हो जाता है क्या, नॉलेज मैनेजमेंट। यानी नॉलेज जो है वो मैनेज रहनी चाहिए। मतलब बेसिकली अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री में देखो तो सबसे बड़ी चीज़ जो है, हम लोग जो लैग करते हैं फ्रेंड्स ना, वो नॉलेज में ही करते हैं। जैसे नॉलेज में कैसे लैग करें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके पास कोई कस्टमर आता है और वो इलिटरेट है, मान लेते हैं वो पढ़ा लिखा नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या आप उसे डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं, क्या आप उसे चेकबुक इशू कर सकते हैं, क्या आप उसे इंटरनेट बैंकिंग इशू कर सकते हैं। दूसरा कस्टमर आता है, मान लेते हैं ब्लाइंड कस्टमर आ गया, ब्लाइंड कस्टमर, अब क्या आप उसे डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं, क्या आप उसे चेकबुक इशू कर सकते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोग आप में से आंसर कर पाओ, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। यहीं पर ही नॉलेज मैनेजमेंट की जरूरत है। नॉलेज का गैप जो हो रहा है उसको फुलफिल करने के लिए ही नॉलेज मैनेजमेंट बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट काम हो चुका है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वही बात यहाँ पर हम पूरा समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइमरली नॉलेज मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग नॉलेज, स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड पूलिंग इट। ये विलकॉक्स ने कहा था। किसने कहा था फ्रेंड? विलकॉक्स ने कहा था कि जो नॉलेज मैनेजमेंट होता है उसका मतलब होता है नॉलेज का क्रिएशन, उसको स्टोर करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको पूल करना, इकट्ठा करना, है ना। तो ये सभी चीज़ें जो है नॉलेज मैनेजमेंट का पार्ट होती हैं। नॉलेज मैनेजमेंट में इन सब के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। दीज प्रोसेसेस हैव इम्प्लीकेशन फॉर ऑल द सब सिस्टम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी सब सिस्टम होते हैं उन सभी पर इनका इफेक्ट होता है, इन प्रोसेसेस का। ओके, फिर आता है द पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर सोर्स ऑफ नॉलेज क्रिएटिंग नॉलेज। जो लोग होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो सोर्स होते हैं नॉलेज क्रिएट करने के लिए। व्हाइल स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द इंफॉर्मेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मशीनरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनका काम होता है नॉलेज को क्रिएट करना, जबकि स्टोर करने का और डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी आईटी पर होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर होती है। ठीक है, तो हमने क्या बात की थी, प्राइमरली नॉलेज में क्या क्या होता है, नॉलेज का क्रिएशन, इसे कौन क्रिएट कर रहा है, पीपल क्रिएट कर रहे हैं। अभी हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय हैं वो क्रिएट कर रहे हैं, जबकि स्टोरिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग की जिम्मेदारी किसको दी गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मशीनरी को ये जिम्मेदारी दी गई है। अब पूलिंग का काम कौन करता है, द पूलिंग द नॉलेज डिपेंड ऑन द कल्चर, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन एंड अदर मैनेजमेंट प्रोसेस। और जो नॉलेज का पूल बनता है
वो किस बात पर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, आपस में इंटरेक्शन कैसे हो रहे हैं हमारे, और अदर मैनेजमेंट जो प्रोसेस उस ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो हो रही उनके ऊपर डिपेंड करता है नॉलेज की पूलिंग। तो हमने ये सारी चीज़ें देख ली यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड, तो इतना इतना सारा हमने नॉलेज मैनेजमेंट समझा। नॉलेज मैनेजमेंट का मतलब होता है कि अब अगर आपको जो है कॉम्पिटिटिव सक्सेस लेनी है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को पछाड़ कर आगे बढ़ना है, या कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना है, तो उस केस में आपके पास में नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अभी ये जो एरा है उसे हम नॉलेज एरा कह सकते हैं। यहाँ पर नॉलेज का क्रिएट होना ज़रूरी है, उसका डिप्लॉयमेंट होना ज़रूरी है, और ये अभी ऑर्गेनाइजेशन की सेंट्रल प्रायोरिटी, मेन प्रायोरिटी में हो गया है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपर्ट मानते हैं कि जो नॉलेज मैनेजमेंट फ्रेंड्स वो वाइटल टास्क है, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क में से एक है। विलकॉक्स जो है बोलते हैं कि जो नॉलेज मैनेजमेंट होता है उसका मतलब होता है नॉलेज को क्रिएट किया जाए, उसकी स्टोरिंग की जाए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, उसकी पुलिंग की जाए। ओके, और ये जितनी भी प्रोसेस हैं, नॉलेज क्रिएशन, स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, पुलिंग, ये सभी जो है ऑर्गेनाइजेशन के सभी सब सिस्टम पर इफेक्ट डालती हैं। अब बात करते हैं नॉलेज क्रिएशन की। तो नॉलेज क्रिएट किया जाता है जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनके द्वारा, जबकि स्टोर करना और डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली मशीनरी के ऊपर निर्भर करती है। पुलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, वहाँ का इंटरपर्सनल इंटरेक्शन वगैरह। ओके, अल्टीमेटली द इंडिविजुअल हैव टू एक्सप्लिसिटली स्टेट देयर थिंकिंग रेशनल बेसिस ऑफ जजमेंट सो दैट इट कैन बी स्टोर्ड एंड यूज्ड इन सिमिलर सिचुएशन बाई अदर्स। और अल्टीमेटली जो है इंडिविजुअल को अपने स्पेशली बताना पड़ेगा, एक एक्सप्लिसिटी मतलब ओपन तौर पर बोलना पड़ेगा उनकी थिंकिंग क्या है, जो चीज़ वो कह रहे हैं उसका रेशनल इंपॉर्टेंस क्या है, जजमेंट किस आधार पर लिया गया है, ताकि इन सभी चीज़ों को स्टोर किया जा सके और सिमिलर सिचुएशन में उसको यूज किया जा सके। जैसे यहाँ पर एक बढ़िया एग्जांपल देंगे, जैसे जो सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं, कोई निर्णय अगर सुप्रीम कोर्ट देता है किसी केस में, अगर वैसा ही केस हाई कोर्ट में आता है तो हाई कोर्ट क्या करता है, इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रेफर करता है कि उस सिचुएशन में जो जैसे मान लेते हैं कोई एक रेप केस है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया हुआ कि इसमें ये निर्णय दिया कि हाँ इसको फांसी होनी है। तो अगर कोई रेप केस उसी तरीके का हाई कोर्ट में आता है तो जो हाई कोर्ट है उसके वकील, उसके जज जो है सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को ध्यान में रखते हुए फैसले की तरफ बढ़ते हैं। तो वही बात होती है कि मतलब हमारा टारगेट क्या है कि जो पर्टिकुलर पर्सन है वो सारी चीज़ें बताए हमको, जो उसकी सोच है, जो उसका जजमेंट लेने का बेसिस है, उन सभी बातों को बताएं, ताकि उन सभी चीज़ों को हम स्टोर कर सकें और सिमिलर सिचुएशन में हम उसको यूटिलाइज कर सकें। ऑब्वियसली मैनेजमेंट ऑफ नॉलेज वर्कर्स इज वेरी क्रिटिकल इशू एंड कैन नॉट बी डन बाई ट्रेडिशनल और ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस। ठीक है, अब यहाँ पर बात की गई कि नॉलेज वर्कर्स कौन होते हैं। ऐसे लोग जो नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन के काम में लगे होते हैं या नॉलेज गैदरिंग के काम में लगे होते हैं फ्रेंड, उन्हें नॉलेज वर्कर कहते हैं। कहने मतलब ये हुआ कि जैसे मान लेते हैं एक आपका बैंक है, ठीक है, बैंक में आप जो है फील्ड में हो, आप मैनेजर हो, आप क्लर्क हो, आप ऑफिसर हो, अपना इंडिविजुअल टास्क जो कुछ भी कर रहे हो, लेकिन एक लर्निंग डिपार्टमेंट भी होगा आपके बैंक में। एक लर्निंग का डिपार्टमेंट होगा जिसे जो ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करता है, उनका काम होता है, क्या काम होता है, जितने भी लोग हैं उन सभी को एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, एप्रोप्रिएट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाए, एप्रोप्रिएट नॉलेज बेस प्रोवाइड किया जाए। तो ऐसे लोग जो लर्निंग और ट्रेनिंग में लगे हुए होते हैं उन्हें ही फ्रेंड्स हम नॉलेज वर्कर कहते हैं। तो नॉलेज वर्कर का मैनेजमेंट जो होता है फ्रेंड्स वो थोड़ा सा क्रिटिकल इशू होता है, और इसे हम पुराने तरीके से या ब्यूरोक्रेटिक तरीके से हम नहीं कर सकते हैं, अफसरशाही वाले मेथड से नहीं कर सकते हैं। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी नीड टू रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड द नॉलेज वर्कर नीड टू बी कंटिन्यूअसली री स्किल्ड। तो ये कह रहे हैं कि जो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है वहाँ पर जो ह्यूमन कैपिटल है उसकी वैल्यू को आपको पहचानना होगा। मतलब कहने का जो आपने यहाँ नॉलेज वर्कर कहा कि नॉलेज वर्कर को मैनेज करना थोड़ा सा क्रिटिकल क्यों है, क्योंकि जिसके पास नॉलेज है फ्रेंड्स वो आपके पास रुकेगा नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इकोनॉमी जो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है उसे रिकॉग्नाइज ह्यूमन वैल्यू को, ह्यूमन कैपिटल को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, यानी कि वैल्यू देनी पड़ेगी। एक फील्ड में कोई व्यक्ति काम कर रहा है और एक व्यक्ति जो नॉलेज मैनेजमेंट में काम कर रहा है उसमें, और उसमें डिफरेंस आपको खड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही साथ में नॉलेज वर्कर्स जो हैं उनको रीस्किल्ड करने की जरूरत है, यानी उनके नॉलेज को बराबर अपडेट करते रहना जरूरी होता है। ओके, इस प्रकार 10 द नॉलेज मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग द टैसिट नॉलेज लिविंग एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल इन सिस्टमेटिक मैनर फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, तो नॉलेज मैनेजमेंट जो है एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या किया जाता है, कैप्चर किया जाता है क्या, टैसिट नॉलेज। टैसिट नॉलेज का मतलब होता है फ्रेंड जो आपने अपने अनुभव में जो है लिविंग एक्सपीरियंस, मतलब जब आपने अपने जीवन में जो अनुभव देख रखा है। जैसे कई सारे बच्चे होते हैं जो बहुत शरारत करते हैं,
या शराब वगैरह पीना शुरू कर देते हैं। तो जो आपने अपने जीवन में देखा कि कोई पर्सन है जिसे लिकर की या दारू की बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो गई थी और जिसकी वजह से वो धीरे-धीरे बर्बाद हो गया या एक्सपायर कर गया है। तो ये जो आपने नॉलेज गेन की मतलब अपने जीवन में लाइव एग्ज़ाम्पल देखते हुए जो आपने नॉलेज गेन की, वही फ्रेंड्स आपकी टैसिट नॉलेज कहलाती है, ओके? तो नॉलेज मैनेजमेंट में क्या होता है, टैसिट नॉलेज को कैप्चर करने की कोशिश की जाती है ताकि उसे सिस्टमैटिक तरीके से फ्यूचर में यूज़ किया जा सके। ये एक ऑर्गेनाइज़ेशन के पर्सपेक्टिव से आपको सोचना है। मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है जो ये वाइन वगैरह का, वो केवल एक समझाने की बात है यहाँ पर फ्रेंड्स, ओके? द न्यू नॉलेज एंड न्यू स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू बी मैनेज द न्यू चैलेंजेस ड्यू टू डीरेगुलेशन, ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फॉर स्पीडिंग अप द प्रोसेस एंड एक्वायरिंग कॉम्पिटिटिव एज। नई नॉलेज, नई स्किल्स जो है ज़रूरी होती हैं मैनेज करने के लिए जो चैलेंज आ रहे हैं। और वो चैलेंज क्यों आ रहे हैं? क्योंकि डीरेगुलेशन हो रहा है। डीरेगुलेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि किसी चीज़ से कंट्रोल हटा देना। जैसे आरबीआई पहले जो है जो बैंकों में इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है उसको कंट्रोल करती थी, फिर उसको उसने डीरेगुलेट कर दिया, तो ये डीरेगुलेशन हो गया। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण, मतलब हम पहले अपने देश में ही व्यापार करते थे, वैसा नहीं, हम पूरी दुनिया के साथ व्यापार कर रहे हैं। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी भी एडवांस होती जा रही है। आप देख ही रहे हैं कि अब आप व्हाट्सएप से भी पेमेंट वगैरह कर पा रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है। यूपीआई आ गया है, एलेक्सा वगैरह के कॉन्सेप्ट आ गया, आप कुछ भी बोलते हैं वो उसको प्ले करता है, आपकी लाइटिंग कंट्रोल करता है, आपका एसी कंट्रोल करता है। तो ये सारी चीज़ें हो रही, इसकी वजह से हमें नए नॉलेज और नए स्किल की ज़रूरत बराबर पड़ती रहती है, ओके? तो ये हो गया फ्रेंड्स यहाँ पर। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे नए नॉलेज, नए स्किल की बात करें। अभी जब कोविड आया था, एकदम नई चीज़ थी, हम एकदम मतलब चैलेंज के लिए तैयार भी नहीं थे और उस समय हमें नए नॉलेज और नए स्किल सेट की ज़रूरत थी किसी तरीके से। फिर भी उसके बावजूद भी हमारे देश ने मतलब सभी लोगों को कोविड वैक्सीन लगवाई। आप सोचिए मतलब कितने बड़े लेवल पर ये सारा काम हुआ है। वो कब पॉसिबल है? जब हम जो है चैलेंजेस को फेस करने के लिए, नए चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार रहें, ओके? तभी हम जो है मतलब जो है कॉम्पिटिटिव एज में रह सकते हैं, ओके? तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हो गया फ्रेंड जो है, यहाँ पर बताया गया कि अल्टीमेटली इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनको अपनी बातें एक्सप्लिसिटली मतलब ओपन तौर पर रखनी होती है कि उनकी सोच क्या है, जो उन्होंने कहा उसका महत्व क्या है, रेशनल क्या है, उनके जजमेंट का क्या बेसिस है, ताकि इन सभी चीज़ों को स्टोर किया जा सके और सिमिलर सिचुएशन में दूसरे के ऊपर यूज़ किया जा सके। जैसे कोई एम्प्लॉयी है, अगर उसने मान लीजिए फ्रॉड किया हुआ है, तो उस केस में हमें पता होना चाहिए इस तरीके का फ्रॉड पहले हुआ है, तो उसमें हमने कैसे डील किया था, अब जो फ्रॉड हुआ है उसके साथ कैसे डील करना है, ताकि हम वही है मतलब कि पहले जो हुआ है उसका एग्जाम्पल लेकर के हम आगे बढ़ते जाते हैं। नॉलेज वर्कर्स जो होते हैं, मैंने बताया आपको, जो नॉलेज क्रिएशन का काम मेनली करते हैं, नॉलेज को हैंडल करते हैं, उन्हें नॉलेज वर्कर कहते हैं। और ये बहुत क्रिटिकल होता है इनको मैनेज करना, क्योंकि ये अगर जिसके पास नॉलेज है फ्रेंड्स, वो जो है उसको आपको ज़्यादा वैल्यू देनी पड़ेगी, उसको आपको रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा, ओके? और साथ ही साथ में उसको रीस्किल्ड करते रहना होगा, उसकी नॉलेज बेस को अपडेट करते रहना होगा। इस तरीके से नॉलेज मैनेजमेंट जो होती है, वो प्रोसेस होती है क्या, जिसमें हम टैसिट नॉलेज कैप्चर करते हैं। मतलब व्यक्ति के जीवन में जो उसने जो है अनुभव किया है, उन सभी नॉलेज को हम स्टोर करते हैं अपने पास में, ताकि उसे फ्यूचर में सिस्टमैटिक मैनर में यूज़ किया जा सके। नई नॉलेज और नए स्किल्स की हमें बराबर ज़रूरत पड़ती रहती है, ताकि हम जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं उनको हम फेस कर सकें। नए चैलेंजेस डीरेगुलेशन की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से भी हो सकता है, या पैंडेमिक जो अभी कोविड हुआ था उसकी वजह से भी नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं फ्रेंड्स, ओके? तो नॉलेज मैनेजमेंट इज गेनिंग मोर एंड मोर प्रोमिनेंस इन द लाइट ऑफ द फैक्ट दैट it is not sure whether an employee who have developed by organization will remain for long with the organization। ठीक है? तो नॉलेज मैनेजमेंट जो है इंपॉर्टेंस गेन करता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस बात को हमें ध्यान रखना होता है कि जिस एम्प्लॉई को ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है, वो बैंक में या उस ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा लंबे समय तक रहेगा या नहीं रहेगा, ये हम इंश्योर नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए बैंक ज्वाइन करता है, अब मान लीजिए उसने 3 साल या 4 साल बैंक में दिए, बैंक ने उसको समझाया, पढ़ाया, सिखाया, धीरे-धीरे तैयार किया और अब वो मैनेजर की पोस्ट पर है, ब्रांच चला रहा है। लेकिन उसको बाद में एसएससी में सिलेक्शन हो गया, या वो यूपीएससी निकाल लिया उसने, या उसने कोई प्राइवेट जॉब एक्सेप्ट करी जो कि बहुत अच्छी ल्यूक्रेटिव सैलरी दे रही है, उसको 30-35 लाख की सैलरी दे रही है। तो उस केस में क्या होगा कि जो बैंक है या जो संस्था है, उसने अपने एम्प्लॉय को तो खूब अच्छी मेहनत से डेवलप किया है, लेकिन अब वो उसके साथ रहा ही नहीं। तो रहा नहीं तो क्या होगा, जो नॉलेज थी वो उसके साथ चली गई, जो वो व्यक्ति था उसके साथ जो नॉलेज थी वो चली गई। अब जो नया व्यक्ति आएगा उसके पास अगर उतनी नॉलेज नहीं है, तो एक वैक्यूम क्रिएट होगा, एक प्रॉब्लम क्रिएट
होगी। इसलिए नॉलेज मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति के अगेंस्ट में आपको सब्स्टिट्यूट मिलना चाहिए, रहना चाहिए। सब्स्टिट्यूट नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। द ऑब्वियस एंड डायरेक्ट इम्प्लीकेशन ऑफ दिस आर विजिबल इन IT इंडस्ट्री। जो मैंने अभी आपको बात बताई कि एम्प्लॉय जो है ज़्यादा समय तक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहते हैं, जिनको ऑर्गेनाइजेशन डेवलप तो करता है लेकिन उसके बाद में वो उस ऑर्गेनाइजेशन में रुकते नहीं, स्विच मार देते हैं। इसका असर हम क्लियरली IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में देख सकते हैं। विथ एट्रेशन रेट गोइंग हायर particularly in IT industry, this trend is already visible, however it is applicable everywhere else too। तो एट्रेशन रेट का मतलब होता है फ्रेंड कितने एम्प्लॉय छोड़कर जा रहे हैं। मान लेते हैं 100 लोग ज्वाइन करते हैं और उसमें से 20 लोग छोड़कर जा रहे हैं, तो एट्रेशन रेट 20% का होता है। अगर 100 लोग एक कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें से 8 लोग छोड़कर जा रहे हैं, तो एट्रेशन रेट 8% हो जाता है। तो ये एट्रेशन रेट का मतलब होता है कितने लोग छोड़कर जा रहे हैं। तो वही एट्रेशन रेट जो है वो हाई है, IT इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब 100 लोग छोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो पता है उनमें 50 लोग छोड़ के चले जाते हैं, 60 लोग छोड़ के चले जाते हैं, दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं, फिर भले ही वापस आएँ लेकिन छोड़ते रहते हैं। तो ये एट्रेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई है IT इंडस्ट्री में। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि हाँ, जिस एम्प्लॉय को आपने पाल पोस के बड़ा किया वो अब आपको धोखा दे करके आगे बढ़ रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ पर बात IT इंडस्ट्री की ही की गई, लेकिन ये अप्लीकेबल एवरीवेयर एल्स भी है। बैंकिंग इंडस्ट्री में भी लागू होता है। बैंकिंग इंडस्ट्री में जब तक पेंशन वगैरह का कॉन्सेप्ट था तब तक लोग इंटरेस्टेड थे कि नहीं किसी तरीके से रखना है। अभी जब से NPS वगैरह का कॉन्सेप्ट है, लोग उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं। वर्क इन्वायरमेंट भी इतना गंदा होता जा रहा है कि अब लोग ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते भी नहीं हैं। ओके, और अल्टरनेट कहीं ना कहीं तलाश रहे हैं। कोई SSC की तैयारी करना शुरू कर दिया है, कोई ना कहीं ना कहीं प्रयासरत है। ओके, तो एट्रेशन रेट जो है हम मान सकते हैं कि हर जगह कहीं ना कहीं हद तक खराब होता ही जा रहा है। बैंक्स इन इंडिया हैव बीन अफेक्टेड बाय दिस ट्रेंड। तो बैंक जो इंडिया में बैंक हैं वो भी इस ट्रेंड से अफेक्ट हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बैंक के एम्प्लॉय लोग छोड़ करके नहीं जा रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक हैव लॉस्ट अ गुड नंबर ऑफ competent employee who have joined the new private sector bank and foreign bank at lucrative remuneration। ठीक है, तो देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक के भी अच्छे नंबर ऑफ एम्प्लॉय, जो अच्छे कंपिटेंट एम्प्लॉय थे, जो अच्छे कैपेबल एम्प्लॉय थे, उन्होंने छोड़ दिया है बैंकों को और उन्होंने प्राइवेट सेक्टर बैंक को ज्वाइन कर लिया या फॉरेन बैंक को ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि वहाँ पर उनको ल्यूक्रेटिव सैलरी मिल रही है, काफ़ी अट्रैक्टिव हैंडसम सैलरी मिल रही है। अगर वो यहाँ 10 लाख या 12 लाख साल का कमा रहे थे पब्लिक सेक्टर बैंकों में, तो वो अब जो है दूसरे बैंकों में जब जाते हैं तो 35 लाख 40 लाख, है ना, 30 लाख रुपए, 35 लाख रुपए, 25 लाख रुपए साल का कमाना शुरू कर चुके हैं। तो इसलिए वो छोड़कर जा रहे हैं। मतलब ओवरऑल ये है कि हम ये भरोसा नहीं कर सकते कि जिसको हमने एम्प्लॉय को पाल पोस के तैयार किया, डेवलप किया है, वो हमारे साथ रुका रहेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। द वर्क विल नॉट रिमेन सेम व्हेन यू पुट नॉलेज एंड इनोवेशन एज स्ट्रेटजी टू फेस द कंपटीशन। तो अगर आप नॉलेज और इनोवेशन को जो है अपनी स्ट्रेटजी के तौर पर यूज करते हैं, तो ये जो वर्क, जो काम है, ये सेम नहीं रह जाता है। कहने मतलब हुआ कि आप हर एक व्यक्ति को उसी तरीके से डेवलप करो जैसा उसे डेवलप होना चाहिए। भले ही वो कोई भी व्यक्ति क्लर्क में है, लेकिन अगर आप चाहें तो उसको इतना ग्रूम करिए कि वो एक ऑफिसर के लेवल का नॉलेज रखे। भले ही वो कोई काम ना करे, लेकिन उस लेवल का नॉलेज रखे, ताकि कल को वो अगर प्रमोशन लेता है तो ऑफिसर वाला काम वो कर सके फ्रेंड्स। ओके, इन एनी सर्विस इंडस्ट्री पर्टिकुलरली इन बैंक द नॉलेज मैनेजमेंट विल बिकम अ नीड एज वेल एज स्ट्रेटजी। तो कह रहे हैं कि समय के हिसाब से किसी भी इंडस्ट्री में, सर्विस इंडस्ट्री जो है खास करके, उनमें पर्टिकुलरली बैंक की अगर हम बात करें तो नॉलेज मैनेजमेंट जो है एक ज़रूरत है, साथ ही साथ एक जो है रणनीति भी बन जाती है। ओके, तो ये हो गया। हमने ये देखा कि नॉलेज मैनेजमेंट जो है अब ज़्यादा इम्पोर्टेंस गेन कर रहा है, क्योंकि होता क्या है कि जो जिस एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन तैयार करता है वो ज़्यादा समय तक बैंक या उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहता नहीं है। इस बात को हम आसानी से IT इंडस्ट्री में देख सकते हैं। IT इंडस्ट्री में लोगों के आइट्रेशन रेट जो है, छोड़कर जाने का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन केवल IT इंडस्ट्री में ही नहीं है ये रेट, मतलब ये आइट्रेशन रेट जो है हर जगह अप्लीकेबल है। जो हमारे देश के बैंक है, इंडिया के जो बैंक हैं, वो भी इससे अफेक्ट हुए हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक के काफ़ी सारे अच्छे एम्प्लॉइयों ने बैंक को छोड़ करके प्राइवेट सेक्टर के बैंक या विदेशी बैंकों को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि वहाँ पर अच्छी खासी उनको सैलरी मिल रही थी। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप नॉलेज और इनोवेशन को अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं तो ये जो गैप है वो आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। कोई भी इंडस्ट्री हो, सर्विस इंडस्ट्री हो, पर्टिकुलरली बैंकिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो वहाँ पर नॉलेज मैनेजमेंट एक आवश्यकता है और साथ ही साथ एक रणनीतिक इंपॉर्टेंस भी रखता है। दीज हैड बीन एप्टली हाईलाइटेड बाई Nonaka and others in their book titled The Knowledge Creating Company, wherein they have documented their exploration of success of Japanese company. Okay, तो
जो इन्होंने बात कही ना कि मतलब जो है लोग छोड़ करके जा रहे हैं और जो नॉलेज मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, इस बात को हाईलाइट किया गया है नोनाका एंड अदर्स। नोनाका जो है राइटर हैं, उनकी बुक का नाम है द नॉलेज क्रिएटिंग कंपनी, ठीक है। एक बुक लिखी इन्होंने जिसमें नाम लिखा है इन्होंने नॉलेज क्रिएटिंग कंपनी नाम से एक बुक छापी थी, जो नोनाका ने और एक दो लोग और उनके साथ में थे, उन्होंने छापा था। इसमें उन्होंने जो जापानीज़ कंपनी है उनकी सक्सेस के बारे में लिखा हुआ है, स्टोरी बताई हुई है। They have defined the organizational knowledge creation as capability of company as a whole to create new knowledge, disseminate it through organization and embody in its product, services and system। तो इन्होंने बताया हुआ है कि जो ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज जो क्रिएशन होता है वो क्या होता है, किसी भी कंपनी की क्षमता, कैपेबिलिटी एज ए होल, कि वो कितना नॉलेज क्रिएट कर सकती है, उसे कैसे यूज कर सकती है और अपने जो प्रोडक्ट, सर्विसेज और सिस्टम है उनमें उसको मतलब शामिल कर देना, इम्बॉडी कर देना, पूरी तरह से उसमें शामिल कर दे रहे हैं। यही चीज़ होती है क्या, ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज क्रिएशन। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नॉलेज क्रिएशन जो होता है वो उस कंपनी की क्षमता होती है कि वो कितनी नई नॉलेज क्रिएट कर सकती है, उसको कैसे उसमें यूज किया जा सकता है उस कंपनी में, और साथ ही साथ जो भी प्रोडक्ट, सर्विसेज और सिस्टम है उसमें उस नॉलेज को इनकलकेट कर दिया, शामिल कर दिया जाए। दिस इम्प्लाइज दैट एन इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन व्हिच अडॉप्ट्स knowledge management at strategy will have to do the basic exercise of identifying who are knowledge workers। तो इससे ये पता चलता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडस्ट्री है वो अगर अडॉप्ट करती है नॉलेज मैनेजमेंट को एज ए स्ट्रेटजी, अगर वो अपनी रणनीति में नॉलेज मैनेजमेंट को शामिल करती है तो उसे एक बेसिक एक्सरसाइज करनी पड़ती है ये जानने के लिए कि कौन कौन से लोग उसमें से नॉलेज वर्कर हैं। नॉलेज वर्कर को आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी हो जाता है। दे कुड बी सीन इन डिफरेंट कैटेगरीज एज नॉलेज क्रिएटर्स, नॉलेज हैंडलर्स, नॉलेज प्रोसेसर एंड सो ऑन। तो मतलब जो नॉलेज वर्कर्स हैं उनको आपने आइडेंटिफाई किया तो उनकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी बनेगी। कुछ नॉलेज क्रिएट कर रहे होंगे, कुछ नॉलेज को हैंडल कर रहे होंगे, कुछ नॉलेज को प्रोसेस कर रहे होंगे। सिंस नॉलेज इज क्रिटिकल, मैनेजिंग ऑल दीज क्रिटिकल टू। मतलब नॉलेज क्रिटिकल है, महत्वपूर्ण है, तो उनको मैनेज करना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। बड़ी क्लियर सी बात है। अगर यहाँ पर मैं कहूँ नॉलेज मेरे पास है इसीलिए जो है आप सभी मेरे से पढ़ने आते हैं, ओके। तो वही बात हो गई यहाँ पर कि नॉलेज जो है क्रिटिकल होती है, इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए नॉलेज को मैनेज करना भी इंपॉर्टेंट या क्रिटिकल हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन विल हैव टू एग्जामिन देयर मैनेजमेंट प्रोसेस विथ अ व्यू टू यूटिलाइजिंग देयर नॉलेज वर्कर। तो ऑर्गेनाइजेशन को एग्जामिन करना होगा उनकी मैनेजमेंट प्रोसेस को कि किस तरीके से जो नॉलेज वर्कर हैं उनको यूटिलाइज किया जा सकता है फ्रेंड्स, ओके। तो ये हमने यहाँ पर समझ लिया कि कोई भी एक हमने ये देखा था कि कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी सर्विस इंडस्ट्री हो, वहाँ पर नॉलेज मैनेजमेंट एक आवश्यकता है, साथ ही साथ एक रणनीति के तौर पर भी यूज होती है। हमने ये देखा, बुक है द नॉलेज क्रिएटिंग कंपनी नाम से जो बुक है, इसको नोनाका ने जो है प्रिंट किया है या लिखा है, और उसमें उन्होंने कुछ जापानीज कंपनी की सक्सेस की कहानियाँ बताई हैं। एक और बात है फ्रेंड्स, यहाँ पर जापानीज कंपनी का जिक्र हो रहा है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि जापान के जो लोग होते हैं फ्रेंड ना, वो थोड़े से जो है मतलब वैसे भी नेचर वाइज भी थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं दुनिया के अलग कंट्रीज़ के मुकाबले। जैसे होता क्या है, एक पहले आपने कहानी पढ़ी होगी कि जापान में एक व्यक्ति जो है अपनी ट्रेन में यात्रा कर रहा था और उसकी जो सीट फटी हुई थी, तो वहाँ वो उसको जो है सुई और धागे से सिल रहा था। साथ में एक इंडियन लोग भी जो है यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि जो है आप ये क्यों कर रहे हैं, ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, उसको सिलना, जो है जो सीट फटी हुई है, सरकार की ट्रेन है। तो उसने कहा कि भले ही ट्रेन सरकार की हो लेकिन देश मेरा है, ये ट्रेन मेरी भी है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। फ्रेंड्स ये मतलब उनके नेचर में है, एक्चुअल में, इसीलिए इतनी सारे भूकंप आते हैं, हिरोशिमा नागासाकी की त्रासदी हुई है, उसके बावजूद भी आप मतलब हमारा देश उनको कहीं भी छू नहीं पाता है, उसके पीछे उनका खुद का नेचर है। अभी जैसे ये कोविड आया हुआ है, कोविड जापान को कम अफेक्ट कर पाया है, क्योंकि हुआ क्या कि इससे पहले, कोविड आने से पहले 2011-12 के अराउंड में या समथिंग लाइक दैट, उसमें एक वहाँ पर जो है जापान में एक बीमारी फैली जो कि बिल्कुल ऐसी ही थी, मतलब जिसमें अगर आप मास्क यूज करते तो आप बच सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जापानीज लोगों ने मास्क पहनने की आदत ही डाल ली उस पैंडेमिक, मतलब पैंडेमिक नहीं थी उनके लिए, वो प्रॉब्लम थी, उनकी बीमारी थी, उसको बचने के लिए उन्होंने मास्क लगाना शुरू किया। और जो लगाना शुरू किया तो उसमें अभी भी 40 से 50% मतलब लोग जो है मास्क वहाँ लगाते ही हैं। आप अमूमन फ़ोटो देखेंगे अगर जापानीज़ में,
ऐसे ही रैंडम फ़ोटो नेट पे सर्च करिए तो आपको मास्क लगाए हुए लोग वहाँ पर मिल जाएँगे। मतलब उन्होंने उसे अपनी हैबिट में बना लिया। अब चूँकि मास्क लगा के रखते थे और कोविड में वही एकमात्र बचाव था शुरुआत के दौर में, तो इसलिए वो ज़्यादा सेफ़ भी रहे और ल लंबी लाइफ़ जीते ही हैं, वो तो हम सबको पता ही है कि मतलब सबसे ज़्यादा उम्र जो है अगर 100 प्लस जो है लगभग हर कोई वहाँ जी जाता है। तो ये सब मतलब उनकी हैबिट्स की वजह से ही है फ्रेंड्स, ओके। तो ये जो जापानीज़ कंपनी की जो सक्सेस की इन्होंने कहानी बताई है, नॉलेज क्रिएटिंग कंपनी में, कहीं न कहीं हद तक मतलब जापानीज़ लोग कैसे नॉलेज को क्रिएट करते हैं, कैसे नॉलेज को आपस में प्रोसेस करते हैं, कैसे उसको सँभालते हैं, संजोते हैं, आगे बढ़ाते हैं, प्रोसेस करते हैं, ये सारी चीज़ों के ही बारे में ये पूरी स्टोरी, ये बुक है फ्रेंड्स, ओके। फिर उसके बाद में हमने ये देखा कि जो ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज क्रिएशन होता है, वो किसी कंपनी की कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है कि कितनी नई नॉलेज क्रिएट हो सकती है, उसको कैसे यूज़ किया सकता है और जो भी अपने प्रोडक्ट सर्विस या सिस्टम है उस कंपनी का, उसमें कैसे उसको यूज़ किया सकता है, इम्प्लाई किया जा सकता है, ओके। तो नॉलेज मैनेजमेंट जो भी कंपनी जो है या इंडस्ट्री है, जो नॉलेज मैनेजमेंट को अडॉप्ट करती है, उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो एक बेसिक एक्सरसाइज़ करें, ये जानने की कि कौन-कौन से लोग हैं जो कि नॉलेज वर्कर हैं, जो अगर आप जान गए तो उनकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज भी होंगी, कुछ नॉलेज क्रिएटर होंगे, कुछ नॉलेज हैंडलर होंगे, कुछ नॉलेज प्रोसेसर होंगे। तो इस तरीके से हम ये जानते हैं कि नॉलेज क्रिटिकल होती है, जानकारी महत्वपूर्ण है, नॉलेज ज्ञान जो है महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है और इसको मैनेज करना भी इसीलिए क्रिटिकल हो जाता है, ओके। ऑर्गेनाइजेशन को जो है अपनी मैनेजमेंट प्रोसेस को एग्जामिन करना होगा, ये जानने के लिए कि कैसे जो है जो नॉलेज वर्कर हैं, उनको यूटिलाइज़ किया जा सके। एक एग्जांपल देता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर नॉलेज वर्कर का। कई सारे देखिए अमूमन जैसे बैंक हैं, कोई भी बैंक है मान लीजिए उसकी जो है 5-6 हज़ार ब्रांच हैं, ठीक है? हर ब्रांच में हर दिन कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी नॉलेज गैप से परेशान रहता है। एक एग्जांपल देता हूँ, आपके पास एक एनआरआई कस्टमर आता है और बोलता है कि मुझे जो है 1 बिलियन या 1 मिलियन डॉलर का एफडी करवाना है, 1 मिलियन डॉलर का एफडी करवाना है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपके बैंक में एक बार में 1 मिलियन डॉलर की एफडी हो सकती है या नहीं हो सकती है? अब मेरे ख़्याल से हम में से शायद ही कोई होंगे, 1 या 2% लोग होंगे जिनको इस बात का आंसर पता होगा। अपने-अपने बैंक की गाइडलाइन है बट फिर भी मोमेंटली मैं आपसे पूछता हूँ, मैं ही एनआरआई कस्टमर हूँ, मैं बोलता हूँ कि मेरे को 1 मिलियन डॉलर की वो एफडी करनी है, आप कर दीजिए। क्या आप कर पाओगे? दूसरा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आपके पास में कस्टमर आते हैं, एक ब्लाइंड है, दूसरा नॉन ब्लाइंड है, ठीक है? जॉइंट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो चेकबुक इश्यू हो, वो नॉन ब्लाइंड पर्सन केवल जो है उसमें साइन करे, ब्लाइंड पर्सन ना करे। क्या आप ऐसी चेकबुक अलाउ कर सकते हैं? ऐसा खाता खोल कर के चेकबुक अलाउ कर पाएँगे? देखिए अगेन, अब अगर इसी जगह पे मेरा जो सजेशन होता है किसी भी बैंक को, अगर बैंक कर पाए तो सजेशन ये है कि आप ना एक जो है नॉलेज हेल्प डेस्क टाइप का करिए, नॉलेज डेस्क बना दीजिए। नॉलेज डेस्क का मतलब यहाँ पर 30, 40, 50, 100 जितने भी लोगों की ज़रूरत हो, 100 पीपल आर देयर और ये वो लोग हैं जिनको बैंक की हर एक गाइडलाइन, हर एक पॉलिसी के बारे में नॉलेज है। मतलब उनका काम ही यही है, उनको बैंक नहीं सँभालना है, उनको नॉलेज सँभालनी है। उनका काम है केवल नॉलेज पे अपडेट रखना, जैसे एमएसएमई की नई लिमिट क्या है या कोई स्कीम आई हुई है तो उसमें मिनिमम ऐज क्या है ना? इस तरीके मतलब जो भी आपके मन में क्वेरी आई, आपने एक फ़ोन घुमाया, उन्होंने तुरंत बता दिया। जैसे आप इसी केस में ही सोचिए कि अगर एक हेल्प डेस्क होती आपकी बैंक की, जिसके पास नॉलेज हो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ वहाँ वहाँ सोते हुए लोग बैठे रहें, जो केवल मतलब नॉलेज भी ना हो और उल्टा-सीधा काम करें, वैसे लोग नहीं। नॉलेज होनी चाहिए, एक्चुअल में नॉलेज होनी चाहिए। जैसे जेम्स बॉन्ड की फ़िल्मों में दिखाते हैं, उनकी पूरी टीम होती है, उस तरीके की टीम हो। तो अगर आप फ़ोन करें और पूछें कि 1 मिलियन डॉलर की एफडी बननी है, तो वो तुरंत ही बता देंगे कि 1 मिलियन डॉलर की एफडी नहीं बन सकती है, मैक्सिमम इतने की बन सकती है, जो भी गाइडलाइन हो, ओके। तो अगर ऐसा कोई बैंक करे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। नॉर्मली कोई बैंक ऐसा करता नहीं है, पर एक अच्छा सजेशन है यहाँ पर। चलिए फ्रेंड्स अगला टॉपिक उठाते हैं, टेक्नोलॉजी इन ट्रेनिंग की हम बात कर लेते हैं। Technology in training. Developments in technology have dramatically increased the potential leverage of trainer and opened up number of new and more sophistication of option for learning. तो जो टेक्नोलॉजी में नए नए डेवलपमेंट हुए फ्रेंड्स, उन्होंने क्या किया है कि जो ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनर होते हैं उनको जो है मतलब बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी है, लर्निंग को और सफिस्टिकेटेड कर दिया है, नए नए ऑप्शन प्रोवाइड कर दिए हैं। एक एग्जांपल के लिए डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी यूट्यूब है, यूट्यूब पर मैं वीडियो डालता हूँ, इसलिए आप पढ़ पाते हो। आप आज से जो है 20 साल पहले जाएँ, क्या
आप सोचिए कि नॉलेज मेरे पास थी, लेकिन क्या मैं आज से 20 साल पहले आपको इसी तरीके से पढ़ा सकता था? नहीं। हमारे देश में जब तक 4G नहीं आया, तब तक यूट्यूब वगैरह और ये सारी चीज़ें इतनी पॉपुलर नहीं हुई। जब तक नई यानी 4G एक नई टेक्नोलॉजी आई, जिसकी वजह से नए-नए अपॉर्च्युनिटी, नए-नए ऑप्शन बने। ओके, और आगे बढ़ेंगे, जिसमें अब आपको स्टूडियो सेटअप वगैरह मिलता है, जिसमें लाइव पढ़ाते हैं लोग, बहुत सारे इंतज़ाम हो सकते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी जो है नए-नए ऑप्शंस आपको दे रही है। द अपॉर्च्युनिटीज प्रेजेंटेड बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कुड ब्रिंग अबाउट ड्रास्टिक चेंज इन टीचिंग ट्रेनिंग टेक्निक्स एंड शुड सब्सटेंशियली ब्रिंग चेंज इन द टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ है उसकी वजह से ड्रास्टिक चेंज आएंगे जो ट्रेनिंग की टेक्निक है। मतलब सोचिए कि अगर पहले क्या था कि मतलब आपको फिजिकल क्लासरूम में जा करके ही क्लास लेनी होती थी, या आपको फिजिकली जो है ट्रेनिंग लेने जाना है। जैसे मान लीजिए आपकी ट्रेनिंग दिल्ली लग गई, आप पता चला कि दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ पर टीचर आपको पढ़ाएगा, आपके कॉलेज, आपके जो स्टाफ कॉलेज वगैरह वहाँ पर टीचर आपको पढ़ाएगा। लेकिन अभी क्या है, अभी आप जो है गूगल मीट वगैरह पर जो है उन उन क्लासेस को आप अटेंड कर पा रहे हैं। तो ये सारा कैसे पॉसिबल है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से ही हुआ है। टेक्नोलॉजी ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी टू टेलरिंग एंड डिजाइनिंग ट्रेनिंग इंटरवेंशन टू सूट इंडिविजुअल लर्नर्स। तो अब जो है टेक्नोलॉजी की वजह से हम जो है इंडिविजुअल को, जो लर्नर है उसकी जो नीड है उसके हिसाब से हम ट्रेनिंग को डिजाइन कर सकते हैं। इट्स मेन एडवांटेज इट्स चीप प्रोडक्शन ऑफ यूजर फ्रेंडली लर्निंग मटेरियल। मतलब टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका जो मतलब जो प्रोडक्शन है नॉलेज का, वो सस्ता हो जाता है, चीप हो जाता है, यूज़र फ्रेंडली रहता है। लर्निंग मटेरियल जो भी बनता है वो यूज़र फ्रेंडली रहता है और सस्ता भी पड़ता है। इट्स अलाउ एन एलिमेंट ऑफ चॉइस टू द लर्नर। लर्नर के पास यहाँ पर चॉइस भी होती है। ट्रेनर चॉइस कैसे होती है? जब आप चाहें तब पढ़ें, जैसे यूट्यूब पर वीडियो डले हुए हैं, आप अभी पढ़ें, कल पढ़ें, पॉज कर दें, खाना खाते हुए पढ़ें, है ना? लेटे हुए हैं तब भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से चॉइस बहुत सारी रहती हैं। ट्रेनर एंड ट्रेनीज़ आर फिजिकली सेपरेटेड। यहाँ पर ट्रेनर और ट्रेनी दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं। टेक्नोलॉजी हैज़ प्रोवाइडेड ए लॉट मैनी अपॉर्चुनिटी फॉर ओपन लर्निंग। ओपन लर्निंग के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अब इसने प्रोवाइड कर दी है। ट्रेनी हैज़ द फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज टाइम प्लेस एंड फ्रॉम कन्वीनियंट फॉर लर्निंग। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर जो ट्रेनी है, जिसको ट्रेनिंग लेनी है, वो अपने हिसाब से समय, जगह और कन्वीनियंस के हिसाब से लर्निंग का प्लेस वगैरह चूज कर सकता है। टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेनिंग मेथड्स हेल्प इन डिस्टेंस लर्निंग। तो जो दूर से पढ़ाई की जा सकती है, डिस्टेंस लर्निंग होती है, उसमें टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेनिंग हेल्प करती है। ओके, उसके बाद में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट एनी टाइम एनीवेयर लर्निंग। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो मैंने आपको 4G वगैरह बताया, इसी की वजह से संभव है कि आप एनीवेयर एनी टाइम लर्निंग कर पा रहे हैं। रात के 11 बजे भी आप पढ़ाई अगर कर पा रहे हैं, रात के 2 बजे भी अगर आप पढ़ाई कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हद तक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ही है। ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस GUI एंड इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर हेल्प इन डेवलपिंग ई लर्निंग पैकेज। इट इज़ पावरफुल टूल इन डिस्टेंस लर्निंग। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है फ्रेंड? देखिए, पहले जो कंप्यूटर बनते थे विंडो XP से पहले, वो उनमें क्या होता था, आपको कमांड लिखनी पड़ती थी। अगर आपने यूज़ किया हो CMD, है ना, कमांड प्रॉम्प्ट होता है, वहाँ पर आपको IP कॉन्फ़िग और ये सारी चीज़ें टाइप करनी पड़ती थी, यानी लिख करके कमांड देते थे। कमांड के बदले में वो, जैसे अभी भी अगर आप फिनेकल 10 वगैरह यूज़ करते हैं, फिनेकल 7 यूज़ करते हैं, तो वहाँ मेनू लिखते हैं, है ना, कोई कमांड लिखते हैं। जैसे आप HACI वगैरह ऐसे इंक्वायर करते हैं, तो आपने एक कमांड लिखी, उसके अगेंस्ट में एक एग्जीक्यूशन हुआ, है ना, तो ये कमांड ड्रिवन है। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI बेस्ड नहीं है। GUI का मतलब हुआ आपने माउस से एक बटन क्लिक की और बदले में जो चीज़ खुलनी थी वो खुल गई। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब होता है, जब आप डेस्कटॉप पे आइकन बना होता है, माई PC, दिस PC, उस पर क्लिक करते हैं तो तुरंत कंप्यूटर खुल जाता है। C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव दिखती है, D ड्राइव में क्लिक करते हैं तो वो खुल जाती है। तो वो जो हो रहा है वही फ्रेंड्स आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ओके, तो GUI जो होता है वो आपको क्या करता है, हेल्प करता है किसमें? ई लर्निंग पैकेज में डेवलप करने में। मतलब जो सॉफ्टवेयर हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हैं, ये सॉफ्टवेयर डेवलप मतलब ई लर्निंग के लिए पैकेज डेवलप करने में हेल्प करते हैं, और ये डिस्टेंस लर्निंग का एक पावरफुल टूल है। द लर्नर हैज चॉइस टू कंट्रोल एंड रूटिंग थ्रू द प्रोग्राम डिपेंडिंग अपॉन हिज इंडिविजुअल नीड्स। मतलब जो है लर्नर के पास में चॉइस होती है कि वो जिस तरीके से चाहे उस हिसाब से कंट्रोल कर सकता है, जब चाहे तब पढ़े वाली बात है। द यूज ऑफ मल्टीमीडिया हैज़ इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ ई लर्निंग पैकेजेज। तो मल्टीमीडिया का यूज हो रहा है, उसकी वजह से ई लर्निंग पैकेज का इफेक्टिवनेस इम्प्रूव हो गया है। मल्टीमीडिया का मतलब जैसे कोई चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, उससे अच्छा कोई एक वीडियो बना करके वीडियो दिखा दिया जाए। जैसे
गरीबी कितनी है इस पर चर्चा करने से अच्छा है कि गांव में एक्चुअल जो गरीबी है उसको वीडियोग्राफी करके आपको दिखा दिया जाए। तो वही है, मल्टीमीडिया की वजह से ई लर्निंग पैकेज जो है बहुत इफेक्टिव हो गए हैं। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिमोट लॉगिंग अलाउ करती है। रिमोट लॉगिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स कि आप अमेरिका में बैठे हुए हैं या आप उत्तर प्रदेश में बैठे हैं और आपका दोस्त जो है मान लीजिए जो है कनाडा में बैठा हुआ है या कर्नाटक में बैठा हुआ है, अगर आप चाहें तो उसके पीसी पर, उसके लैपटॉप पर लॉग इन कर सकते हैं। ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के वजह से पॉसिबल है। IT हैज़ प्रोवाइडेड वेरियस टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑप्शन फॉर लर्निंग इन द फॉर्म ऑफ इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया। ठीक है, तो IT ने बहुत सारे जो है ऑप्शंस प्रोवाइड कर रखे हैं। किसके फॉर्म में? इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया के फॉर्म में। जैसे आप ऑडियो बना सकते हैं, इंटरेक्टिव वीडियो बना सकते हैं, एनिमेशन का यूज किया सकता है, ग्राफिक्स का यूज किया सकता है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग की जा सकती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा सकती है, सिमुलेशन किया जा सकता है, वर्चुअल रियलिटी की जा सकती है। दैट इन्हेंसेस द स्पीड एंड क्वालिटी ऑफ लर्निंग एंड ट्रेनिंग एट वर्क प्लेस। तो इन सभी चीज़ों का यूज करके मतलब अब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती है। वर्चुअल रियलिटी का आपने देखा होगा, वर्चुअल रियलिटी होती है इसमें आप एकदम आँखों के ऊपर जो है अपने एक जो है गॉगल्स टाइप का होता है बड़ा सा, उसको लगा लेते हैं और जो मूवी है वो आपकी आँखों के सामने ही चलती है, वो वर्चुअल रियलिटी होती है। मतलब आपको लगेगा कि आप जो है उस जगह पर पहुंच गए। अगर उसमें जंगल दिखाया जा रहा है तो आपको लगेगा कि आप जंगल में ही इस समय खड़े हैं। तो यही है टेक्नोलॉजी इन ट्रेनिंग में हमने बात की। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि ट्रेनिंग में टेक्नोलॉजी कितनी फ़ायदेमंद है, कैसे काम करे, उसी के बारे में ओवरऑल हमने यहाँ पर बात की है कि टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट हुआ है उसकी वजह से जो ट्रेनर हैं, जो ट्रेनिंग लेने वाले हैं, जो ट्रेनिंग देने वाले हैं, उन सभी के पास में अब लर्निंग के बहुत सारे ऑप्शन हो गए हैं। अपॉर्चुनिटी जो मिली है उसकी वजह से ड्रास्टिक चेंजेज आए हुए हैं और जो है ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी में भी काफ़ी सारे चेंजेस आए हुए हैं। टेक्नोलॉजी ऑफ़र करती है, मौका देती है, इंडिविजुअल जो लर्नर है उसके हिसाब से आप जो है प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मतलब या तो पार्शियली नहीं देख सकते हैं या फुल्ली नहीं देख सकते हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो उनके लिए स्पेशली जो है प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकता हूँ, उनके लिए स्पेशली CIB का कोर्स बना सकता हूँ। तो वही है, ये कब पॉसिबल है? टेक्नोलॉजी की वजह से ही पॉसिबल है। और मेन एडवांटेज क्या है टेक्नोलॉजी के आ जाने से? जो आपका लर्निंग मटेरियल है वो यूज़र फ्रेंडली हो चुका है और साथ ही साथ सस्ता भी हो चुका है, चीप भी हो चुका है। ठीक है, ट्रेनर और ट्रेनी दोनों फिजिकली सेपरेटेड रहते हैं भाई। जो ये आपका टेक्नोलॉजी आ जाने से अब एक दूसरे के पास नहीं जाना है, आपको फिजिकल क्लासरूम में नहीं जाना है। जैसे करंट टाइम पे मैं अगर आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो हम लोग फिजिकली सेपरेटेड हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ उत्तर प्रदेश में, आप जहाँ भी बैठे हो इस समय, है ना? तो वही है, टेक्नोलॉजी हैज़ प्रोवाइडेड मैनी अपॉर्चुनिटी फॉर ओपन लर्निंग। तो ओपन लर्निंग के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मौजूद करवाती है। ट्रेनी हैज़ फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज टाइम, प्लेस एंड कन्वीनियंट फॉर लर्निंग, है ना? तो ट्रेनी के पास में मौका होता है, वो जब चाहे, जिस जगह चाहे वहाँ पर पढ़ाई कर सकता है। टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेनिंग मेथड डिस्टेंस लर्निंग में, दूर की पढ़ाई में मदद करते हैं। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एनीवेयर एनी टाइम लर्निंग का मौका आपको देती है। जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI है और जो इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर हैं उन्होंने ई लर्निंग पैकेज को डेवलप करने में काफ़ी मदद की हुई है और ये डिस्टेंस लर्निंग का एक पावरफुल टूल है। लर्नर के पास में चॉइस होती है कि वो अपना कंट्रोल कर सकता है, अपना रूटीन बना सकता है इंडिविजुअल नीड के हिसाब से। मल्टीमीडिया के प्रयोग करने से जो ई लर्निंग पैकेज हैं वो ज़्यादा प्रभावशाली हो गए हैं। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी इंटरनेट कह सकते हैं। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंटरनेट जो है रिमोट लॉगिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। IT ने बहुत सारे टेक्नोलॉजी ऑप्शन अवेलेबल करवाए हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया के रूप में। जैसे आपका ऑडियो भेजा जा सकता है, वीडियो बनाया जा सकता है, एनिमेशन का प्रयोग किया जा सकता है, ग्राफिक्स का आप यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग की जा सकती है, अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पॉसिबल है। बहुत सारी मीटिंगें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होने लगी हैं। सिमुलेशन किया जा सकता है, वर्चुअल रियलिटी की जा सकती है। इन सभी के थ्रू जो है आप इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने स्टूडेंट से। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, स्पीड और क्वालिटी जो लर्निंग और ट्रेनिंग एट वर्क प्लेस जो है वो काफ़ी इन्हेंस हो गई है। अब इसके बाद में हम छोटे छोटे 2 टॉपिक और पढ़ेंगे। एडवांटेज क्या है ई लर्निंग का और डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज में फ्रेंड्स देखिए, मैंने कोशिश की थी ये लेक्चर छोटा हो जाए लेकिन लगता है 45 मिनट से ऊपर चला जाएगा, कोई बात नहीं। ई लर्निंग का एडवांटेज क्या है ये पूछा जाता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। ई लर्निंग के एडवांटेज इनमें से कौन सा नहीं है, ज़्यादातर यही पूछते हैं। तो ई लर्निंग के एडवांटेज क्या है? इनेबल्स लर्नर टू स्टडी एट हिज कन्वीनियंट टाइम, प्लेस एंड कैन हैव प्राइवेसी।
तो जो पढ़ता है ई लर्निंग में उसको समय अपने हिसाब से चूज करने का, जगह अपने हिसाब से चूज करने का, और उसकी अपनी प्राइवेसी रहती है। इनेबल हिम टू स्टडी एट हिज ओन पेस, जिस रफ्तार में आप पढ़ सकते हो उस रफ्तार में पढ़ो। अब आप सोचिए, अगर मैं 8 घंटे की क्लास रोज लूँ फिजिकल क्लासरूम में, 8 घंटे आप रोज आना है। अब आप भले ही नहीं पढ़ना चाहते हैं, 4 घंटे के बाद आप थक चुके हैं, पर आपको 8 घंटे की क्लास लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप जो है ई लर्निंग कर रहे हैं तो उस केस में अपनी स्पीड से, आज 2 वीडियो देख लिया, कल अगर मेरे पास टाइम है तो मैंने 10 वीडियो देख लिया। तो ये होता है, आप अपनी स्पीड से जो है लर्निंग कर सकते हैं अपनी स्पीड से, ठीक है। कैन ऑफर हाई लेवल इंटरेक्शन विथ इमीडिएट फीडबैक एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू चेक हिज अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर हाई लेवल का इंटरेक्शन, अगर लाइव क्लास चल रही है तो इंटरेक्शन तुरंत ही होता है, तुरंत ही फीडबैक भी मिल सकता है, और आपकी अंडरस्टैंडिंग का क्या लेवल है इसको चेक भी किया जा सकता है। ये कास्ट इफेक्टिव होता है, ये कास्ट इफेक्टिव भी होता है, जो ई लर्निंग है कास्ट इफेक्टिव होता है। डिपेंड करता है हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। कैन बी सिमुलेटेड टू रियल लाइफ सिचुएशन, और इसको रियल लाइफ सिचुएशन में भी यूज किया जा सकता है। तो इतनी बातें हमने देखी ई लर्निंग का एडवांटेज क्या है। एक तो पहला ये है कि लर्नर अपने हिसाब से पढ़ता है ना, अपने हिसाब से टाइम चूज करेगा, अपने हिसाब से जगह चूज करेगा, और अपने हिसाब से प्राइवेसी भी रख सकता है। मतलब आप किसी भी कमरे में बैठ करके पढ़ सकते हैं, कोई देखने वाला नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, ओके। उसके बाद में अपनी स्पीड से, जितनी आप जितना तेज या जितना धीरे आप पढ़ सकते हैं उस हिसाब से अपने पेस पर आप पढ़ाई कर सकते हैं। लाइव इंटरेक्शन काफ़ी हाई लेवल का होता है, तुरंत ही फीडबैक मिल सकता है ना। और आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या है इसको भी चेक किया जा सकता है। ये कास्ट इफेक्टिव होता है और रियल लाइफ सिचुएशन में इसको यूज किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि ई लर्निंग के नुकसान क्या हैं। डिसएडवांटेज, रिलेटिवली इनफ्लेक्सिबल डिपेंडिंग अपॉन प्री प्रोड्यूस्ड प्रोग्राम। तो ये थोड़ा सा इनफ्लेक्सिबल होता है क्योंकि इसमें जो प्रोग्राम होते हैं प्री प्रोड्यूस्ड होते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए अभी मैं पर्टिकुलरली इसी समय आपको पढ़ा रहा हूँ ई लर्निंग में, मैं आपको इस समय ये क्लास ले रहा हूँ। हो सकता है आप में से कई लोगों के मन में कुछ डाउट्स होंगे, लेकिन वो आप पूछ नहीं सकते हैं क्योंकि ये प्रोग्राम जो है प्री प्रोड्यूस्ड है, पहले से ही सेट है कि मैं ऐसे ही बोलूँगा और बोलता हुआ चला जाऊँगा फ्रेंड्स, ओके। तो ये थोड़ा सा इनफ्लेक्सिबल होता है क्योंकि इसमें प्री प्रोड्यूस्ड प्रोग्राम रहता है। रिक्वायर्स ग्रेटर सेल्फ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट बाई लर्नर। अब इसमें ये चीज़ बड़ी दिक्कत रहती है, सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है और कमिटमेंट होनी चाहिए लर्नर की, तभी पढ़ सकते हैं। ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है हम लोगों के साथ में। होता क्या है कि आप ऑफिस से 8 बजे अगर लौटते हैं, कई बार इतने थके हुए होते हैं कि आप ये चाहते तो हैं कि मैं 2 से 3 वीडियो ज़रूर देखूंगा घर पहुंच करके अशोक सर के, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाता, थकान के मारे आप सो गए, कमिटमेंट आपकी धीमी पड़ गई। लेकिन अगर इसी जगह पर आपको फिजिकल क्लासरूम लेने का मौका मिला होता तो आप कितने भी थके होते पर वहाँ पर क्लास में जाने की पूरी कोशिश करते। भले ही ना पहुँच पाते वो अलग बात है, लेकिन कोशिश पूरी करते। तो सेल्फ डिसिप्लिन जो है ऑटोमेटिक वहाँ मेंटेन हो जाता, यहाँ नहीं हो पाता है। में इंड्यूस अ सेंस ऑफ आइसोलेशन, यहाँ पर अलगाव की भावना आपके अंदर आएगी। क्लासरूम में आप 40-50 लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, 200-250 के साथ इंटरेक्शन करते हैं, आपस में बोलते बतियाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप अकेले बैठ करके ही सारा कुछ पढ़े ले रहे हैं। तो इसलिए आइसोलेशन की सेंस भी आपके अंदर डेवलप होती है। डज नॉट परमिट पर्सनल रीइंफोर्समेंट, देयरफॉर मोटिवेशन इफेक्ट आर फॉरगॉन। तो मतलब यहाँ पर क्या है, पर्सनल रीइंफोर्समेंट नहीं हो पाता है। मैं जैसे मान लीजिए अगर इस वीडियो को मान लीजिए जो है एक समय पे 600 लोग देख रहे हैं मान लेते हैं, तो मैं किसी एक व्यक्ति को जो है यहाँ पर पर्सनली रीइंफोर्स नहीं कर पाऊंगा, उसको नहीं ये कह पाऊंगा कि हाँ सुनील जो है तुम्हें ध्यान देने की जरूरत है, तुम इधर देख रहे हो उधर देख रहे हो, ये बात मैं नहीं कर सकता हूँ। इसकी वजह से जो मोटिवेशनल इफेक्ट है वो भी कम पड़ जाता है, मोटिवेट भी नहीं हो पाता है व्यक्ति, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि आप अभी एट ए मोमेंट आप क्या कर रहे हो, ओके। तो इसलिए पर्सनल रीइंफोर्समेंट जो है वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से मोटिवेशन भी कम पड़ जाता है। कैन प्रूव कॉस्टली एज एक्सपेंसिव हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आर रिक्वायर्ड, और ये महंगा भी हो सकता है क्योंकि ई लर्निंग के लिए महंगे जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, तो ये महंगा भी हो सकता है। तो डिसएडवांटेज में अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, पहले से ही बने बनाए प्रोग्राम होते हैं जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रह जाती है। सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, कमिटमेंट की ज़रूरत होती है लर्नर को, तभी वो उस प्रोग्राम को ख़त्म कर पाता है या उस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर पाता है। आइसोलेशन की भावना, अलगाव की भावना आपके अंदर आ सकती है। पर्सनल रीइंफोर्समेंट नहीं रहता है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को टीचर मोटिवेट नहीं कर पाता है, इसलिए मोटिवेशन भी डाउन होता है। और ये महंगा भी हो सकता है, अगर महंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है ज़रूरी अगर हो जाए तो ये महंगा भी हो जाता है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा, लास्ट टॉपिक है एकदम, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन ई लर्निंग। ई लर्निंग में अभी क्या इमर्ज होकर के क्या नई चीज़ें आई हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो एनिमेशन सॉफ्टवेयर,
फ्यूजन ऑफ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इमेज प्रोसेसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑल विल सिमुलेट द लर्निंग टू रियल लाइफ सिचुएशन। तो एनिमेशन के सॉफ्टवेयर आए हुए हैं, कंप्यूटर और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का आपस में फ्यूजन हुआ, मिलान हुआ है, इमेज प्रोसेसिंग आया हुआ है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आई हुई है। ये सभी मिलजुल करके सिमुलेट करके रियल लाइफ सिचुएशन में लर्निंग को सिमुलेट करते हैं। मतलब जैसे रियल लाइफ में आपने स्टडी या लर्निंग की हुई है, उसी तरीके की ही लर्निंग का एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, एआई, जैसे एक्सपर्ट नॉलेज बेस्ड सिस्टम, स्पीच एंड नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, यूजर इंटरफेसेस, सेंसरी परसेप्शन विल बी कॉमनली अवेलेबल। तो मतलब आने वाले समय में ये कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होगा। स्पीच जो आप बोलोगे, जैसे अभी आप गूगल पे बोलते हो और वो जो भी आप बोलते हो उसको सर्च करके देता है, उसी तरीके से एलेक्सा पे जो आप बोलते हो वो सर्च करके देता है। नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है। अब ये सब हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जो भी लैंग्वेज हैं फ्रेंड्स, उनको समझने लगे हैं। सेंसरी परसेप्शन, ये सारी चीज़ें कॉमनली अवेलेबल होने लगेंगी। ये सारी चीज़ें आपको कॉमनली अवेलेबल होंगी। द इंटरेक्टिव वीडियो डिस्क विथ अ वीडियो कैमरा कैन हेल्प इन रोल प्ले एक्सरसाइज। मतलब कहने का ये है कि अब वीडियो कैमरा वगैरह का यूज करके आप रोल प्ले एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो। मल्टीमीडिया हेल्प एड्स विल बी पार्ट एंड पार्सल फॉर ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज। जो मल्टीमीडिया है वो आपको हेल्प करेगा ट्रेनिंग एक्सरसाइज करवाने में। मतलब यहाँ पर सारी बातें जो आप कह रहे हैं, समझ रहे हैं, वो ट्रेनिंग में कैसे हेल्पफुल होंगी उसी दृष्टि से। जैसे वीडियो कैमरा बना दिया, ट्रेनिंग किसी को देनी है तो रियल लाइफ में आप उससे रोल प्ले करवाइए कि आप ब्रांच के मैनेजर हैं, बैठिए और आपके साथ में कस्टमर आता है, कैसे आप डील करोगे। इस तरीके की ट्रेनिंग वगैरह भी देने में ये मदद करेगा। कौन सी चीज़ें, वीडियो कैमरा वगैरह हेल्प करेगा। मल्टीमीडिया के जो चीज़ें हैं, जैसे आपको वीडियो दिखाया गया देशभक्ति से रिलेटेड या बैंक में कैसे तरक्की करनी उससे रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ई लर्निंग में इमर्जिंग ट्रेंड्स में आती हैं। इमर्जिंग ट्रेंड क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होगा। स्पीच मतलब जो है लर्निंग में आप जो है स्पीच के थ्रू, नेचुरल लैंग्वेज के थ्रू आप जो है चीज़ों को सीख पाएंगे। वीडियो कैमरे का यूज करके रोल प्ले एक्सरसाइज की जा सकेगी। मल्टीमीडिया का यूज करके आपकी ट्रेनिंग एक्सरसाइज को अच्छा और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ में फ्रेंड्स हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।